हेलो गाइज एंड वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम काफ़ी दिन तक जो है वो अपनी स्टूडियो में नहीं आ पाए थे। ठीक है, कारण आप जानते हो, लॉकडाउन लगा पड़ा था। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर हम मुंबई की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो यहीं पर हैं, तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और थोड़ा जब पॉसिबिलिटी बना तो हम आए हैं और आपको ये चीज़ लाए हैं आपके लिए। अब क्या है सर, एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, टारगेट 95+। ठीक है, जिन बच्चों को भाई अच्छे नंबर लाने की होड़ होती है, अच्छे तरह से अगर कंसेप्ट को पढ़ना है, तो हम उसके लिए ये चीज़ लाए हैं। सर इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब क्लास 11th का कंसेप्ट है, तो सर वैसे तो हमको एकदम चैप्टर 1 बेसिक फिजिक्स से हम करते हैं, वो हम ऑलरेडी उसके ऊपर कंसेप्ट बना चुके हैं। ठीक है, अभी जितना समय, जैसे समय बचा हुआ है, जितना टाइम चला गया है, उस हिसाब से मैंने ये समझा है कि इस साल के बच्चों के लिए जैसे जितना ज़्यादा जो फ्रूटफुल चीज़ है वो मैं बना सकूं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जो हमने वीडियोस अपलोड करे हुए हैं, किसके ऊपर, जो अब तक चैप्टर्स हुए हैं, है ना। बेसिक फिजिक्स तो है ही, उसके साथ साथ फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉ या लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एनर्जी या वर्क एंड एनर्जी, और उसके बाद में हमारा रोटेशनल। तो इतने चैप्टर्स, फुल चैप्टर्स आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, एड्यू मंत्रा वर्क एनर्जी फुल चैप्टर, तो आपको, या क्लास 11 वर्क एनर्जी फुल चैप्टर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप जो भी चैप्टर्स है उसका फुल चैप्टर्स का आपको सिंगल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ से कवर करती जानी है। अब ये नए सीरीज में क्या डिफरेंट कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली वी आर यूजिंग दिस स्मार्ट बोर्ड एंड ऑल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एडिशनली मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि कुछ वीडियोस ऐसे जा रहे थे, ठीक है, जो हम वैसे बना रहे हैं उस फॉर्मेट में, तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी अगर उसके अंदर ही इंक्लूड करते जा रहे हैं तो वीडियो की लेंथ जो है वो 4 घंटे 5 घंटे तक पहुँच जा रही है। ठीक है, तो अब उससे होता क्या है कि जब भी आप रिवीजन करने जा रहे हो, या जब भी आपको कंसेप्ट क्लियरेंस में जाना है, डेरिवेशंस देखना है, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखनी है, तो डिफ़िकल्टी क्या आती है, या समझो स्कूल एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, तो आपको अगर समझो 2 घंटे में, 1 घंटे में अगर कोई चैप्टर को पूरा देख लेना है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है विद दैट। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, इन वीडियोज़ के अंदर हम थियरीज या जो कंसेप्ट है वो पूरे क्लियर कर देंगे, जो ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं लगेगा अगर हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सर हम क्या न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम। ठीक है, लेकिन पहले ये जो कंसेप्ट है ये हम बना लें, उसके बाद में हम चाहे जितने न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। और एक और बात बताऊं, ऐसा नहीं कि आप नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ऑफ कोर्स हम जब भी नीड हो हम बनाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट देखने के बाद न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, जो ऑब्वियसली डिफिकल्ट नहीं होंगे, अगर आप अच्छे से इसको देख रहे हो, समझ रहे हो, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग दिस सीरीज, और हम पहले वाले वीडियोस आप देख के आ रहे हो, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ रोटेशनल मोशन का सर फुल चैप्टर का नहीं बना। सर रोटेशनल का फुल चैप्टर का नहीं बना, तो वो कब बनाओगे, बन जाएगा, डोंट वरी। अभी मैंने फ्रेश मैनर में इसको शुरू किया हुआ है, तो जैसे आपका वो टाइम आ जाएगा तो उसमें हम वो भी कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से आप स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन प्लेन या लॉज ऑफ मोशन की तरफ करीब करीब वहीं, कुछ बच्चे तो अभी यूनिट्स मेजरमेंट्स में ही होंगे, तो वहीं पे कहीं होंगे। आप उसको कंप्लीट करते जाओ, बाय ऑर्डर आप देखते जाओ, ऑर्डर में सीरीज़ में देखते जाओ, और उसके बाद वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। जब तक यहाँ पहुँचोगे, इसके बाद शायद हम न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर शुरू कर दें। ठीक है, सो रोटेशनल का भी आ जाएगा। ठीक है, जब जैसे मतलब कुछ वीडियोस बने हैं, आपको देख सकते हो, मेरे ख्याल से आधे से थोड़ा ज़्यादा ही बना होगा, जो नहीं बना है वो आ जाएगा। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस ग्रेविटेशन। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कहाँ पहुँचे हो, कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, जो भी चीज़ें आप बताना, सो दैट उसके ऊपर हम काम कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं अपना चैप्टर। तो सर ये जो ग्रेविटेशन है ये क्या चीज़ है, तो ये हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है ना, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है ना, इसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी सी और चीज़ समझते हैं। अच्छा, ये क्या है सर, ये तो अपनी कार्टून फिजिक्स है। कार्टून फिजिक्स में क्या होता है, जब तक बंदा नीचे नहीं देखेगा तब तक वो नीचे नहीं गिरेगा, है ना, ये आपने देखा होगा।
कार्टून्स में, कई कार्टून्स में, टॉम एंड जेरी में, बहुत सारे कार्टून्स में हमने ये देखा हुआ है कि बंदे को ढकेल दिया जाता है या बंदा दौड़ते दौड़ते आगे निकल जाता है, लेकिन जब तक वो नीचे नहीं देखेगा तब तक वो नीचे नहीं गिरेगा। ये क्या कमाल की फिजिक्स होती है कार्टून्स की, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो बचपन में हम जब कार्टून देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको उससे सीखने को भी मिलती है, ठीक है। तो अब हमको ये सब चीज़ें थोड़ी सी समझ में आता है कि नहीं, थोड़ा सा आउट ऑफ लॉजिक है कहीं कहीं पर, ठीक है, बट फिर भी मज़ा तो इसी में था, है ना। आगे देखते हैं सर, आगे देखो ये क्या है। सो ये अपना सोलार सिस्टम है। अलग अलग प्लैनेट्स जो है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, तो ये सब जो है वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं सन के आसपास, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से ही हो रहा है। सर कैसे हो रहा है? ग्रेविटेशन मतलब मैंने अभी क्या बताया था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। बात सही है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होता तो सब चीज़ें चिपक जाती है अर्थ से आके, क्यों नहीं चिपक रही? तो यहाँ पर अब ये थोड़ा डीप हो जाता है, ठीक है, इस वाले में थोड़ा डीप हो जाता है। अब कैसे देखो, यहाँ पर थोड़ा मैं समझाऊंगा आपको कि कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि मैं एक और प्लैनेट यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ, मान लो ये हमारा प्लैनेट, हमने बनाया एक नया प्लैनेट, ठीक है। तो अब ये जो प्लैनेट है, जब ये चक्कर लगा रहा है, ये जितने भी प्लैनेट जब चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगाने के लिए, गोल घूमने के लिए तुमको पता है कि एक सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। और सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ पर, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करता है? तो वो टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए, तभी कोई चीज़ गोल घूम सकती है, ठीक है। तो बात क्या हो गई कि यस, वो सेंट्रीपेटल फोर्स अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती, कहीं ना कहीं से उसको मतलब वो सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा या वो फोर्स इम्पार्ट होगा। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स इम्पार्ट हो रहा है यार? सन खींच रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग दैट नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। बात समझ में आ रही है ना? मैंने क्या बोला, अट्रैक्ट करता है, सन अट्रैक्ट करेगा, या अर्थ और सन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो प्लैनेट है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कह सकते हो कि ये जो है सेंटर जो है, ये इसको खींच रहा है, और इसी वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स बन गया, और इसी वजह से अब ये गोल घूम सकता है, ठीक है। और ज़्यादा चीज़ें जो है वो चैप्टर में आती रहेगी, आगे देखते हैं। फिलहाल ये समझना, कोई भी प्लैनेट गोल क्यों घूम रहा है, या मून हमारे अर्थ से क्यों गोल अराउंड में घूम रहा है, बिकॉज द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दैट सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं सर। ये भी पता है हमको, कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ क्यों गिरती है, हम इसको गिरा दें, नहीं गिराएं, ठीक है। तो क्यों गिरती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फिनोमिना या ग्रेविटेशन, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशन, हम जब भी ये नाम आता है तो हमको न्यूटन का ख्याल आता है, क्योंकि हमने जब भी पढ़ा 9th या 10th में, जब भी पढ़ा है हमने, तो न्यूटन से कनेक्ट करके पढ़ा है हमने उसको, है ना। एप्पल वाली कहानी पता होगी। तो ये जो कहानी, अरे बाप रे, सेल्फी ले रहे थे, ठीक है। तो ये जो कहानी है, इसमें देखो कि ये एप्पल इनके ऊपर फॉल हुआ, और जैसे ही एप्पल फॉल हुआ, इनके सर पे भी एक एप्पल आ गया, हाँ। लेकिन इन्होंने, वो तो फनी चीज़ हो गई, अब यहाँ पर इन्होंने इसी चीज़ को सोचते हुए ग्रेविटेशन के बारे में बहुत बड़ी रिसर्च कर दी कि कोई भी चीज़ नीचे फॉल होती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, है ना। लेकिन दोस्तों, ये जो ग्रेविटेशन वाला फिनोमेना है, ऑफ कोर्स न्यूटन ने बहुत बड़ी चीज़ इसमें, बहुत बड़ी चीज़ के अंदर ये निकाल दी, डिस्कवर कर दी। पर इससे भी पहले, यानी न्यूटन से भी पहले और भी रिसर्चर्स थे, और भी स्कॉलर्स थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो चलो वही देखते हैं, वहीं उसी हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं अबाउट द ग्रेविटेशन। सो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर गैलीलियो का। गैलीलियो वो पहले बंदे थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि सारी बॉडीज, चाहे वो हल्की हो या भारी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बात तो सही है सर। सही कैसे सर? कि अगर मान लो कि हमने ले लिया ये फ़ोन, ठीक है, और ये पेन, तो ये प्लास्टिक का, ये हल्का है, ठीक है, और ये भारी है, तो मास ज़्यादा मास कम। अगर इन दोनों को हम फॉल कराएं, यहाँ से इस हाइट से फॉल कराएं, मुझे बहुत दुख होगा, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर हम फॉल कराते हैं तो बात ये देखी जाती है कि दोनों एक साथ जो है वो नीचे, मतलब ग्राउंड को टच करेंगे। यानी क्या मतलब, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार छोटी चीज़ और एक बहुत भारी चीज़ लिया हमने, तो भारी चीज़ जल्दी जानी चाहिए,
पर लॉजिक ये है कि दोनों पे सेम एक्सेलरेशन एक्ट करता है और दोनों सेम वेलोसिटी से नीचे जाएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ किसने बताई थी पहले? गैलीलियो ने, ठीक है। अच्छा सर, अपन समझो कि चिड़िया का पंख लिया हमने और फिर ये लिया, तो कौन सा नीचे पहले गिरेगा? तो ऑब्वियसली वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को, अगर एयर वाली कंसेप्ट को हटा दो तो दोनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियल सिचुएशंस की बात हो रही है। आगे देखते हैं सर, चलो अच्छा फ़ोन नहीं गिराया मैंने, आगे देखते हैं। टाइको ब्राहे, ये एक डेनिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया, जिन्होंने अपनी एंटायर लाइफ ये जो प्लैनेट्स का जो ऑब्जर्व मोशन है, जो मैं अभी दिखा रहा था, प्लैनेट्स का जो मोशन है उसको ऑब्जर्व करने में, अपनी नॉर्मल अपनी नेकेड आई से उसको ऑब्जर्व करने में अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उस स्टडी में निकाली। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ सर? इससे फ़ायदा ये हुआ कि इनके डेटा को यूज़ करके केपलर बाबा जो है उन्होंने अपना नाम कमा लिया। क्या किया? केपलर के 3 लॉज बनाए, वो भी एक ज़बरदस्त लॉज हैं जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में बेसिकली हम केपलर लॉ से ही शुरू करेंगे। तो यानी समझो टाइको ब्राहे ने जो प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व किया और उन्हीं के डेटा को यूज़ करके केपलर ने अपने 3 लॉज बनाए। आगे क्या हुआ सर? अच्छा, नोइंग दीज लॉज, और इन्हीं केपलर के लॉज को जो यहाँ बने उन्हीं को यूज़ करके अपने न्यूटन बाबू ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला, जिसको हमने 9th में भी पढ़ा था, जिसको हम अब भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस था ऑब्वियसली, थियरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो हमको ये पता है कि प्लैनेट्स का मोशन कैसा, सन जो है वो सेंटर में और प्लैनेट जो है वो इर्द गिर्द गोलाकार चक्कर लगा रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर देखो, 2000 साल पहले, जब तुम नहीं थे, कोई नहीं था तुम में से 2000 साल पहले, ठीक है। तो सर मैंने देखा था ये फिनोमेना, सच में बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो यहाँ पर टोलेमी, अ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? जियोसेंट्रिक थियरी बताई थी। जियोसेंट्रिक थियरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है कि हमारा जियो यानी अर्थ, तो अर्थ सेंटर में है और सारी चीजें अर्थ के आसपास चक्कर लगा रही हैं, सन भी अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहा है, ऐसा कंसेप्ट बताया था। अर्थ सेंटर में, सन आसपास चक्कर लगा रहा है, दिन रात ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जियो कंसेंट्रिक जो थियरी था, ये वाला ऑब्वियसली सही नहीं है, हमको पता है, पर ये 2000 साल पहले की बात है यार, उस टाइम पे कुछ नहीं था, है ना, कोई बताने समझाने वाला नहीं था। अच्छा, 2000 साल पहले। उसके बाद देखो अब यहाँ पर, अभी तो ये बहुत रिसेंट की बात है, कल परसों की बात है ना, 1543 की बात है, ज़्यादा नहीं यार, मतलब 500 साल पहले, 450 साल पहले, है ना। दिस थियरी वॉज चैलेंज्ड बाय कोपरनिकस। कौन सी थियरी? जो ये जियोसेंट्रिक वाला कंसेप्ट है कि हाँ भैया अर्थ सेंटर में है और सन जो है वो चक्कर लगा रहा है ना, ये जियोसेंट्रिक। तो ये वाली थियरी जो है वो कोपरनिकस ने चैलेंज करी, बोली यार ये गलत बात है, ये जो है तुम कुछ भी बता रहे हो यार, जनता को भड़का रहे हो आप। ही सजेस्टेड दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज, जो भी प्लैनेटरी मोशन है वो कैसा है कि सन जो है वो स्टेशनरी है, सन जो है वो सेंटर में है, हालांकि सन भी स्टेशनरी नहीं है भाई, पूरा यूनिवर्स इधर से उधर हो रहा है, ठीक है। लेकिन तो ये जो है अपना ये बता रहे हैं कि सन जो है वो सेंटर में है, वो रुका हुआ है, वो अपनी पोजीशन पे है, अर्थ जो है वो चक्कर लगा रहा है और इसी तरीके से सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सन जो है सेंटर में है, ये कोपरनिकस ने पहले बताया, और इस थियरी को क्या बोलते हैं? हीलियोसेंट्रिक थियरी कहते हैं उसको, ठीक है। सन एट द सेंटर, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं सर। अच्छा, इस कोपरनिकस की थियरी को एक्सप्लेन, उन्हीं को सपोर्ट करते हुए गैलीलियो ने बोला था, या उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स जो है वो देखे थे ऑन मून एंड प्लैनेट्स। तो यहाँ पर यानी क्या बताया जा रहा है कि बेसिकली जो सन एट द सेंटर वाली थियरी है कोपरनिकस की, उसको गैलीलियो ने भी सपोर्ट किया। चलो भाई, अच्छी बात है। आंख में क्या फंस गया यार? ओके, आगे देखते हैं। इन 498 एडी, एडी यानी क्या होता है बताओ यहां पर कमेंट करके, जल्दी इधर नीचे कमेंट करो, यस। तो 498 एडी में अबाउट 500 years अर्लियर देन कोपरनिकस, ठीक है। कोपरनिकस
से भी 500 साल पहले की बात है, जब यहां पर अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, जिनका नाम क्या है, आर्यभट्टा। तो ये बात समझना कि अब ऐसा नहीं कि इंडियन पीछे है, आर्यभट्टा ने बहुत पहले ही बता दिया था, ठीक है। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से बता दिया था कि जो सोलार एक्लिप्स है, लूनार एक्लिप्स है, ठीक है, दिन और रातों का होना है, ये सब चीजें जो है एक्सप्लेन की जा सकती है अगर ये माना जाए कि अर्थ जो है वो सन के आसपास चक्कर लगाता है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट समझ लिया जाए तो हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा मानना था आर्यभट्टा का, और ये कोपरनिकस के पहले बता दिया गया था। तो सर ये पहले क्यों नहीं लिखा आपने? बात ये है कि स्टडीज में तो वो पहले दिखाई दिया जो हम बुक्स फॉलो करते हैं, लेकिन इनका जो आइडिया है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया था विद द वेस्टर्न फिलोसोफर्स। क्या फर्क पड़ता है यार, आइडिया तो आइडिया, हमारे पास है तो हमारे पास है कि नहीं। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। और यस, हम शुरू करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म, अब हम यहाँ पर हमारा फिजिक्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर बाबू का जो मैंने बताया 3 लॉज जो बनाए थे उन्होंने, है ना, तो टाइको ब्राहे वाले कंसेप्ट को यूज करके, तो यहाँ पर पहला जो लॉ है वो क्या है, वाह। तो देख लो ये मेरी हैंडराइटिंग है, कोई यहाँ पर कमेंट करके बताना कितनी गंदी है, वो जरूर बताना आप। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट लॉ केपलर ने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या है, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। क्या है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स? एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये क्या होता है सर, एलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा, द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकाई। तो यहां पर पहले तो ये समझ लो कि एलिप्स क्या होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है। एलिप्स एक शेप होता है, जैसे सर्कल है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वैसे एलिप्स एक शेप होता है। तो आपने कोई गोलाकार चीज ली और उसको ऐसे, यानी एक सर्कल लिया, उसको ऐसे दबा दिया। कंप्यूटर में हम करते हैं ना, पेंट में ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल हमने लिया, उसको कंप्रेस कर दिया ऐसे, तो सर्कल को कंप्रेस कर दिया तो ऐसा शेप दिखेगा। ये जो शेप है, सर्कल तो नहीं है ना प्रॉपर, ये तो दबा हुआ सर्कल है पूरा। ये जो शेप है इसको एलिप्स कहते हैं। तो यही कहा गया कि जो हम नॉर्मली आज तक सोचते आए कि जो सन, जो भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड में सर्कुलर मैनर में घूमते हैं, नहीं, सर्कुलर मैनर में नहीं घूमता है, ठीक है, वो एलिप्टिकल मैनर में घूमते हैं, एलिप्स की शेप में घूमते हैं। और वो जो ये ऑर्बिट हो गई, ऑब्वियसली ये ऑर्बिट हो गई, और जो सन है, एलिप्स शेप जो होता है ना, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाता हूँ, एलिप्स शेप का 2 फोकस होता है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर है, बट सेंटर यहाँ मायने नहीं रखता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फोकस होता है। सो 2 फोकस होते हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ। अच्छा सर, एलिप्स शेप हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमको फिजिकली ड्रॉ करना हो? बहुत आसान है यार। अब क्या करो, एक खिला ठोक दो ज़मीन में यहाँ पर ऐसे, और एक यहाँ पर एक खिला ठोक दो, ठीक है, और आप यहाँ एक धागा फंसा लो, ऐसे स्ट्रिंग फंसा लो, ठीक है। या आप ऐसे इसको, मतलब अगर हम ड्राइंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद पेंसिल लगा दो, इसके अंदर फंसा लो, इस स्ट्रिंग के अंदर, और उसको खींचते हुए जाओ। तो जब खींचते जाओगे तो ऐसा शेप बनेगा एलिप्स जैसा, ठीक है। ट्राई करना, मैंने भी ट्राई नहीं किया पर ऐसे बनेगा, ओके। इसके बाद इसको मिटाते हैं सर, पहले तो टिंग टंग 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 टंग, चलो मिट गया, ओके। देखते हैं आगे। यस, तो यहां पर क्या देखा हमने पहले वाले लॉ में कि एवरी प्लैनेट, सिर्फ अर्थ नहीं, हर प्लैनेट सन के अराउंड में कैसे घूमता है, एलिप्स की शेप में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। और जिसमें सन कहां पर लोकेटेड होता है? क्या सर सन सेंटर में होता है? नहीं, सेंटर में नहीं होता। सन जो है वो किसी एक, उसके मतलब उसी मोशन के किसी एक एलिप्स पे होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अर्थ के लिए इस एलिप्स पे, इस फोकस पे जो सन लोकेटेड है, और अर्थ वैसे चक्कर लगाता हुआ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे थोड़ा और, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे इसको क्या कहते हैं? इस वाले को बोलते हैं माइनर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं एलिप्स का, और इस वाले लेंथ को बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसका हाफ लेते हो यहाँ से यहाँ, तो इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, और वैसे ही आप अगर इसका भी मेजर का हाफ लेते हो तो सेमी मेजर एक्सिस, याद रखना, ठीक है। आगे काम आएगा हमको, आगे देखते हैं। सो ठीक है, ये समझ में आ गया, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। सिर्फ केपलर के पहले लॉ में उसने ऑर्बिट के बारे में बताया कि जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, जिसमें सन जो है वो एक फोकस पे होता है। दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा है लॉ ऑफ एरियाज। केपलर का सेकंड लॉ जो है बबुआ, वो है लॉ ऑफ एरियाज। आवाज आ रही है ना आपको?
पानी पी लें यार, आवाज़ ज़्यादा हो रही है। तब तक आप भी पानी पी लीजिए। पी लो भाई, ज़रूरी है। मज़ा आ गया। आगे देखते हैं। चलो, तो यहां पर लॉ ऑफ एरियाज की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ एरियाज में क्या बताया जा रहा है, इसको प्रूफ भी किया जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ आता है आपको एग्जाम में, तो इसको प्रूफ किया जाएगा, डोंट वरी। तो इसमें है द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट टू द सन, द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट टू द सन। देखना क्या बताया जा रहा है, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। थोड़ा यहां पर देख लो। तो जैसे कि कहां बताएं, यहीं बता देते हैं। जैसे कि मान लो फिलहाल अर्थ यहां है, ठीक है, और ये ऐसे को चक्कर लगा, ये अपना सन है। तो इसमें लाइन जॉइनिंग प्लैनेट टू द सन, तो यहां पर अर्थ और सन के बीच में ये लाइन बना दी हमने, तो ये वो लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यानी मान लो कि मैं ये कहता हूं कि ये कुछ मतलब एक महीना इज अ टाइम, पता है ना। तो सपोज ये 1 मंथ के टाइम स्पैन में यहां से यहां पहुंचे ये बाबू, ठीक है। थोड़ा और आगे बना देते, यहां से यहां पहुंच गए, ठीक है। सो 1 मंथ के टाइम स्पैन में अर्थ जो है वो यहां से यहां पहुंचा। तो अब एरिया देख लो कितना स्वीप किया, ये लाइन ने कितना एरिया स्वीप किया वो देखो, ये वो एरिया है। इस एरिया को मैं A1 कह देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब हम अज्यूम करते हैं आगे आगे बढ़ते यहां तक पहुंच गए, इधर आ गए, ठीक है। जो अर्थ है वो अब और कुछ टाइम लेके वो यहां से यहां, फिलहाल मैंने इधर टाइम कितना बताया, 1 मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ जितने टाइम में वो यहां से यहां पहुंचे। अब हम बात करते हैं कि सर अभी फिलहाल वो यहां पहुंचे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से वो ना जितना दूरी, जितना ये लीनियर देख सकते हो आप, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है, इधर पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम होगा। देखो थोड़ा लॉजिक क्या है और क्यों बताया जा रहा है एरिया के बारे में वो देखना। तो देखो ये जितना 1 मंथ के टाइम में, अब मैं इधर से इधर देखना, तो 1 मंथ में ये आई कैन सी दैट उतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उतना जो लीनियर वेलोसिटी है वो नहीं रही, डिस्प्लेसमेंट 1 मंथ में। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कम दिख रहा है, देखो छोटा लाइन दिख रहा है, यहाँ बड़ा लाइन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर जो बात फैक्ट है जो सेकेंड लॉ में बताई जा रही है वो ये है कि जब आप ये लाइन जॉइनिंग से जो एरिया जब आप देखोगे, तो ये जो एरिया है देखो, यहाँ भी 1 मंथ का, ये जो टाइम है वो भी 1 मंथ का बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ का मोशन भी 1 मंथ का। यहाँ पर जो एरिया है दैट विल ऑल्सो बी A1। लॉजिकली भी सही है सर, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये यहाँ पर एरिया अच्छा खासा एरिया दिख रहा है हमको, और इधर देखो ये पतला सा है। तो अगर इसको हम क्या करते, अगर जितना लीनियर मोशन यहाँ पर है उतना ही अगर दिखा देते तो ये एरिया ज़्यादा हो जाता है इधर पे, है ना। तो रूल क्या है, केपलर का सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि वो चाहे जो भी उसका स्पीड हो, लीनियर स्पीड चाहे जो भी हो, बट हमेशा एक बात कांस्टेंट होगी कि जो एरिया वो सबटेंड करता है ना इक्वल टाइम में, ठीक है। देखो इक्वल टाइम में जो एरिया सबटेंड करता है वो हमेशा सेम रहेगा, समझ सकते हो। क्योंकि अगर ये उतना ही लेंथ अगर यहाँ दिखा देता, मान लो मैं अलग पेन से दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो उतना ही लेंथ अगर मैं जितना वहां पर है उतना यहाँ दिखा देता, तो सोचो कि वो कितना बड़ा एरिया सबटेंड करता, उस टाइम पे तो एरिया ज्यादा हो जाता। तो जो ऑब्जर्वेशन देखी गई है वो ये नहीं है, ऑब्जर्वेशन में ये है कि भाई स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, द इंपॉर्टेंट थिंग इज द एरिया, ठीक है, कि वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया सबटेंड करता है। आ गई बात समझ में। इसका अब ये कैसे है सर, ये इक्वल एरिया कैसे होगा, तो उसके लिए अपन करने वाले आगे होगा, डोंट वरी। सो फिलहाल मैं थर्ड लॉ बता दूं, उसके बाद अपन इसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। सो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज अ कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट मतलब क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे नॉर्मल वेलोसिटी अपन लिखते हैं dr/dt, अगर एरियल वेलोसिटी लिखते हैं तो dA/dt, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो भी है, ठीक है। तो रेट एरियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, ठीक है, ये बताया जा रहा है।
चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात एक ही है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया सबटेंड करेगा कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड में घूम रहा है, ठीक है। सो दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और जैसे देखो 1 मंथ के टाइम में इधर से इधर, 1 मंथ के टाइम में इधर से इधर। आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं। ओके, थर्ड लॉ देख लेते हैं, उसके बाद हम वो जो प्रूफ है वो भी देख लेंगे, ठीक है। सो थर्ड लॉ में, केपलर के तीसरे लॉ में क्या बताया गया, लॉ ऑफ पीरियड्स कहा जाता है। पहला क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा क्या था, लॉ ऑफ एरिया, तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। तो ओ ए पी ऐसे याद रख सकते हो केपलर का लॉ, ऑर्बिट एरिया पीरियड, ठीक है। तो केपलर को आप सोप से कनेक्ट कर लो। वाह क्या बना दिया मैंने यार, मतलब अभी बना दिया मैंने। सोप से, सोप में से स निकाल दो, ओप हो गया, है ना। तो ये जो केपलर है ये साबुन ज़्यादा यूज़ करते थे, इसे याद रखना, तीनों लॉज याद हो जाएंगे। केपलर सोप ज़्यादा यूज़ करते थे तो एस निकाल दिया तो ओप बना। ओप यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड। देखो यार कमाल है, पढ़ाते पढ़ाते नॉलेज बढ़ता है, ऐसे ही याद रख सकते हो, जैसे भी कुछ भी हो यार, ठीक है। सो क्योंकि बहुत सारी कंसेप्ट है यार, बहुत सारी कंसेप्ट है, तो ये नहीं पता होगा पहला लॉ, दूसरा लॉ क्या है, तीसरा क्या है। लॉ तो याद रहेंगे बट फिर वो ऑर्डर याद बहुत लोगों को होता है ऐसे दिक्कत, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर तीसरा लॉ क्या बताया गया है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, बस इतना देखो, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड को अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मान लो कि जब वो चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो ये एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन जो मोशन है, वन चक्कर, इज टाइम पीरियड टी। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड यानी टी स्क्वायर ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। अभी मैंने बताया था सेमी मेजर क्या होता है, ये यहां से यहां पूरा करोगे तो मेजर एक्सिस हो गया, सेमी मेजर मतलब ये वाला, तो ये हो गया अपना आर, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। सर ये कैसे कुछ प्रूफ हो सकता है, मतलब थोड़ा जुगाड़ बताइए अगर हो सकता है। बहुत सिंपल है यार, इसको मिटाते हैं पहले। चलो मिट गया, आगे देखते हैं। तो इसका ये कैसे प्रूव होगा देखते हैं हम। यस, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने बताया था। लेकिन सर आपने अभी ये भी बताया था कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो सेंट्रीपिटल सर्कुलर ऑर्बिट कहाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए होता है, ठीक है। वी कैन अज्यूम इट, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारी चीज अजम्पशन करते हैं हम, तो वी विल अज्यूम दैट कि अब यहाँ पर लगभग सर्कुलर मोशन है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है फॉर दैट घूमिंग एंड घूमिंग ऑफ द प्लैनेट, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दैट मोशन इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ये प्रोवाइडेड है मतलब इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अपन ने 9th में पढ़ा है, वैसे हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो अपने को न्यूटन लॉ से मिलता है। सो दैट इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। वैसे ये हमने यूनिट्स में डायमेंशन में भी याद रिवाइज किया, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। सो कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी जो है वो सन का मास होगा, सॉरी कैपिटल एम, स्मॉल एम जो है वो अर्थ का मास होगा, जो भी प्लैनेट है उसका मास होगा, ठीक है। और कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमको पता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। वो सब बातें वैसे नहीं नीडेड नहीं है, बट ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मोशन इन प्लेन में मेरे ख्याल से ये, ठीक है। सो दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या है सर, आर वही है जो अपन जिसको सेमी मेजर एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है, रेडियस, ठीक है। तो इस केस में नॉर्मली आप रेडियस लिख सकते हो आर। तो आर यहाँ पर हो गया कैंसल, आर हो गया आर या पार, ठीक है ना, ये हो गया कैंसल। अब यहाँ पर एक आर बचा हुआ और एम भी तो हो गया कैंसल, एम भी हो गया कैंसल, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा है अपने पास वी स्क्वायर और यहाँ पर इज इक्वल टू जी एम बाय आर। तो सर अपने को तो कुछ और चाहिए था, हमको टी चाहिए था, टी कहाँ से आएगा, आर तो है, ठीक है, टी कहाँ से आएगा, तो लिख दो यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, एक चक्कर का डिस्टेंस को अपन 2 पाई
आर लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस, अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं, अपॉन टाइम पीरियड, एक सर्कल का टाइम जो है टाइम पीरियड होता है, तो आप लिख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको मिटा देते हैं और v को 2πr/t याद रखना बस, ठीक है। सो आई विल राइट v स्क्वायर यानी क्या, 2πr/t द होल स्क्वायर इज इक्वल टू gm/r। अब देखते हैं सर कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल हो गया। देखो यहाँ पर ये हो गया आपका 4π²r²/t², 4π²r²/t² हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू gm/r। अब देख लो, इसको बस रीअरेंज करना है, ठीक है। क्या करो आप, t² को यहां ले जाओ और r को इधर ले जाओ, तो अब क्या बन रहा है वो देखो। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं, चलो, तो ये फाइनली बन जाएगा, फाइनली हो जाएगा 4π²r² और r बन जाएगा r³/t², उधर गया gm के साथ। सो दिस इज इक्वल टू gm, या gm को भी नीचे लिख दो, gm, और आगे देखते हैं। सो gm नीचे आ गया और t² को हम वहां ले गए, तो ये हो गया t²। अब देखो 4 कांस्टेंट है, π² कांस्टेंट है, ये कैपिटल G पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, इसलिए उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। मैंने बताया था 6.67 10⁻11 है ना। और ये m मास ऑफ जो सन है वो भी एक कांस्टेंट है, इस पूरे मोशन में थोड़ी चेंज होगा कि और इधर तो सन का मास अलग होगा, वहां गया तो मास अलग होगा। सो ये सब चीजें अगर कांस्टेंट है, इतनी सारी चीजें अगर कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल साइन डाल दो यहाँ पर। सो दैट इज आ गया ना t² प्रोपोर्शनल टू r³ है ना, कांस्टेंट, और ये इक्वल टू बन जाएगा प्रोपोर्शनल। सो आ गया अपना t² प्रोपोर्शनल टू r³। सो गाइज अब यहाँ पर हम सेकेंड लॉ को डिराइव कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि नॉलेज की स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी गई है, कोई बात नहीं, उसको हम सही कर लेते हैं। सो ये हो गया अपना नॉलेज, ठीक है। तो डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहले हम एंगुलर मोमेंटम समझ लेते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जब लीनियर मोशन कर रहा है, तो उसके साथ उसमें अगर मतलब मास तो है होगा ही ऑब्वियसली, उसमें वेलोसिटी है अगर, तो वहां पर हम लिखते हैं लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ऐसे ही कोई चीज जब एंगुलर मोशन कर रही है या रोटेशन कर रही है या फिर सर्कुलर मोशन कर रही है, एंगुलर मोशन जब भी हो रहा है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम जुड़ा होता है। एंड एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr। सर ये कहां से आया, ये हमने वैसे भी मोशन इन प्लेन में पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा भाई वो सब पढ़ते हुए आओ, ठीक है। और रोटेशनल वाले पार्ट में भी आपको बहुत आइडिया मिलेगा इस एंगुलर मोशन के बारे में, ठीक है ना। अब सो एंगुलर मोमेंटम, इस कंसेप्ट सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन जब भी होगा तो वहां पर ये एंगुलर मोमेंटम आएगा, ओके। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ पर केपलर का दूसरा लॉ जो है वो हम रिड्यूस करने वाले हैं। सर दूसरा लॉ क्या, मतलब क्या प्रूव करना है हमको, बेसिकली याद रहे हमको प्रूव क्या करना है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया सबटेंड करता है, यानी क्या, यानी dA/dt इज अ कांस्टेंट। याद रहे हमको ये प्रूव करना है और हम थोड़ी ही देर में इसको कर लेंगे। पहले हम इसको मिटा देते हैं भाई, चलो क्लियर करते हैं। और हम यहाँ पर यही मोशन अज्यूम करें, मान लो कि यहाँ से यहाँ जाए ऐसे, मतलब ये मूव कर रहा है, और मैंने बताया कि यहाँ इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ये सबटेंड करता है। चलो तो अब यहाँ पर पहले तो देखते हैं ये वाली फैक्ट। सर ये फैक्ट कहां से आई, अजीब सी चीज कहां से आ गई, L यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2m इंटू dA/dt। m चलो इसका मास हो गया, ठीक है, m जो है प्लैनेट का मास हो गया, dA L इज इक्वल टू 2m इंटू dA/dt। ये आया कहां से, ठीक है। देखो वैसे तो हमको जब ये डिड्यूस करना है तो डायरेक्टली इसको यूज करना है, रोटेशनल के कंसेप्ट से आया है, लेकिन मैं आपको यहां पर ये भी बताऊंगा कि ये वाली चीज कहां से आई है, बिकॉज हम फिर उसी हिसाब से हम कनेक्ट कर पाएंगे, ओके। सो पहले मैं आपको बताता हूं कि ये कहां से आया, देन फाइनली हम dA/dt कांस्टेंट है वो भी हम निकाल लेंगे, ओके। तो सबसे पहली बात कि मान लो ये छोटा सा
मोशन जो है यहाँ से यहाँ का हम अज्यूम करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, लेट दैट बी डी आर। इस पॉइंट को हम O कहते हैं, इस वाली पॉइंट को P कहते हैं, और ये जो है इसको हम R ले लेते हैं, OP का लेंथ को हम R ले लेते हैं, और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो लगभग ये इसको हम मान सकते हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ ट्राइंगल, है ना, जिसमें ये ऑलमोस्ट हाइट की तरह काम करेगा, ये DR, लेट दिस पॉइंट बी Q। तो ये हो गया अपना O, दिस इज बिकमिंग P, और ये हो गया Q, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अपना बेस, OP जो है बेस हो गया, और ये DR यानी कि PQ जो है अपना हाइट हो गया, ठीक है। मान लो ये अप्रोक्सीमेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन दैट केस छोटा सा लेंथ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो यू कैन अज्यूम दिस। इन दैट केस इसका एरिया भी स्मॉल होगा, अगर सब कुछ स्मॉल है तो एरिया क्या होगा? सो दैट स्मॉल एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी रिटन एज DA, लिख सकते हैं। DA इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है R और हाइट है DR, सो दिस विल बी हाफ इंटू R इंटू DR। ये हो सकता है, तो मैं यहां लिख देता हूं। चलो अब इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय T कर देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय T नहीं DT, जो टाइम यहां से आने का जो टाइम है, दैट टाइम, लेट दैट टाइम बी DT, ठीक है। तो यहां पर दोनों साइड हम DT से डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये वाले में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय DT, ठीक है। तो अब ये अगर दोनों साइड DT से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी अपॉन DT दिखेगा, DT यानी स्मॉल टाइम ले लो, इसके यहाँ से यहाँ जाने तक का टाइम, तो लेट दैट टाइम भी DT, ठीक है। तो इस तरह भी अपॉन DT आ जाएगा। अच्छा, तो ये अब देखो लगभग आ गया यहाँ पर DA बाय, अब देखो मैं ये बेसिकली निकाल रहा हूँ, ये हम पहले कर रहे हैं, देन हम फाइनली करेंगे। सो DA बाय DT इज इक्वल टू हाफ इंटू R इंटू, अब देखो DR बाई DT, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं V, ठीक है सर। लेकिन फिर भी ये तो नहीं आया, ये कैसे आ रहा है? तो देखो अब हमको ये पता है कि लीनियर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। अगर लीनियर मोमेंटम को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अगर हम लिखें तो मास इंटू वेलोसिटी हो गया, तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? मास नीचे आएगा यानी P अपॉन M हो जाएगा, बस उसको लिख दो यहाँ पर, V की जगह पर डाल दिया हमने, तो ये हो गया अपना हाफ इंटू R इंटू P बाई M। अब ये 2 और ये M दोनों को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2M इंटू DA बाई DT, देखो अब ये राइट साइड जो है वो आ गया, इज इक्वल टू R इंटू P। सर ये R इंटू P क्या होता है? तो देख लो, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं रोटेशनल वाला पार्ट, ठीक है। रोटेशनल का अगर आपने जो मैंने 3-4 वीडियोस है उसको आप देख लेते हो तो आपको ये लॉजिक पूरी समझ में आ जाएगी। जैसे वहां पर मैंने बताया था V इज इक्वल टू R ओमेगा, है ना, V इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का ये रिलेशन है। वैसे ही A इज इक्वल टू R अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, R रेडियस है। वैसे ही उसी लॉजिक पे हमने पढ़ा है वहां पर कि जो L होता है वो R इंटू P होता है, यानी ये लीनियर मोमेंटम हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक। L इज इक्वल टू R इंटू P, तो ये देखो ये R इंटू P को हम क्या लिख सकते हैं? L, और इसका मतलब है कि वो जो बात है वो तो फैक्ट है, L इज इक्वल टू 2M DA बाई DT, यहाँ भी तो वही लिखा है, L इज इक्वल टू 2M DA बाई DT, ठीक है। तो अब ये बातें ध्यान रखो कि ये हमने कहाँ से लाया, ये हमको पता है, ठीक है। हम यहाँ से इस स्टेप से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और हमको DA बाई DT कांस्टेंट प्रूव करना है, ठीक है। वैसे वो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी लॉजिक से, इसी वाले कंसेप्ट में जो हमने पढ़ा था रोटेशनल वाले पार्ट में, मैंने आपको बताया था, तो उसमें यहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम टाउ इज इक्वल टू R इंटू फोर्स लिख सकते हो, ठीक है। टाउ जो है वो सॉरी एंगुलर मोमेंटम मैं बोल रहा हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू फोर्स, ठीक है। वैसे मैं इसको एक और पॉइंट से बताऊंगा, हम पहले इसको एरेज कर लेते हैं। यस, सो नाउ वी हैव दिस, और हमको प्रूव क्या करना है? DA बाई DT इज अ कांस्टेंट, है ना, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये हमको प्रूव करना है सेकंड लॉ के हिसाब से। ओके, अब ये मैंने अभी बताया था, या फिर अगर आपको 10th का कुछ बातें याद हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोटेशन कैसे कॉज होता है।
हमने पढ़ा था कहाँ पर, जो जनरेटर और मोटर वाला कंसेप्ट है ना, कि उसमें वो रोटेशन कैसे होता है, रोटेशन मोटर वाले केस में स्पेशली रोटेशन कब होता है, जब एक सेगमेंट में फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा था, दूसरे सेगमेंट में अपोजिट डायरेक्शन में। कोई भी बॉडी रोटेट तब होती है, कोई भी बॉडी रोटेट तब होती है जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, बट नॉट ऑन द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पे लगेंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो देखो दो अलग अलग पॉइंट पे, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, ऑन द सेम बॉडी टू डिफरेंट पॉइंट पे। तो मान लो इनके, तो ऐसे में टर्निंग इफेक्ट, रोटेशन ऐसे ही होता है, टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं आर ले लेता हूँ, अच्छा ये दोनों इक्वल फोर्स है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे में जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है, टॉर्क यानी जो कपल ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। अगर वेक्टर के टर्म में लिखो तो ये हो गया आर क्रॉस एफ, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्या स्लिप हो रहा है यार। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट हमेशा वेक्टर आता है, ये तो हमको पता है। और मतलब इसको हम इलैबोरेट करें तो क्या होगा, मॉड आर मॉड एफ, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, क्रॉस वाले में क्या आता है, साइन आता है। तो ये होगा साइन थीटा और आर कैप या एन कैप को डायरेक्शन दे दिया हमने, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं और सो नाउ वी हैव टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये कहां से आया हमको पता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आर एफ साइन 180 कहां से आया, मतलब साइन थीटा होता है, ठीक है, लेकिन थीटा 180 कहां से आया, थीटा क्या है, आर और एफ के बीच का एंगल। तो देख लेते हैं, ये अपना आर का डायरेक्शन तो ये है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहां, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल तो ऑब्वियसली 180 है, ठीक है। एंड साइन 180 कितना होता है सर, याद है, पता है, नहीं पता तो देखो कि अपने इस एक्सिस सिस्टम में ये एक्सिस पूरा जो होता है ना, एक्स एक्सिस जो बोलते हैं, ये कॉस के लिए हमने दे रखा है और ये एक्सिस साइन के लिए है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर एंगल क्या क्या बनता है, इस वाले साइड में 0 डिग्री, एक बार पूरा घुमा लो तो 360 यानी 2 पाई, एक और बार घुमा लो तो 4 पाई, यानी इस लाइन पे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये होता है। इस लाइन पे होता है पाई 3 पाई 5 पाई, है ना। तो ये वाले मतलब कॉस की लाइन तो है, लेकिन इस तरफ कॉस की वैल्यू +1 होती है और इस साइड में कॉस की वैल्यू -1 होती है, यानी कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 4 पाई, कॉस ऑफ 6 पाई, ये +1 वैल्यू होगी इस लाइन पे, यहाँ पर अगर है। और वैसे ही कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 3 पाई 5 पाई ये होता है -1। अच्छा, और ये जो y वाला है ये होता है साइन के लिए, यहाँ पर साइन ऊपर की तरफ +1 होता है और नीचे की तरफ -1 होता है, ठीक है। जो कॉस की लाइन है वहां पर साइन 0 होता है, इस तरफ भी इस तरफ भी। जो साइन की लाइन है उसमें कॉस 0 होता है। सर ये कहाँ से पता चल रहा है, मैंने अलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, एड्यू मंत्रा अलाइड एंगल डालो, वहां पर आपको ये पूरा चीज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमको साइन 180 की बात करनी है, 180 मतलब पाई, मतलब यहाँ पर, तो साइन ऑफ 180 क्या होगा, देखो ये लाइन कॉस की है, यहाँ साइन 0 होता है, ये याद रखना, कॉस की लाइन में साइन 0, साइन की लाइन में कॉस 0। तो यहाँ पर फिलहाल ये साइन ऑफ 180 जो है ये 0 होगा, यानी पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। यानी टाउ की वैल्यू क्या आ गई, टाउ की वैल्यू 0 आ गई, टाउ की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अच्छा इसको मिटाते हैं चलो, तो टॉर्क जो है वो 0 हो गया इस केस में। अच्छा हमको एक लॉजिक ये पता है, दूसरी लॉजिक ये पता है, और एक चीज, ठीक है, अगेन फ्रॉम द रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट से, ठीक है। अच्छा आपको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं मैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, मास को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। वैसे भी हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना, ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। और उसमें उस सेकेंड लॉ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है, तो डायरेक्टली हम सेकेंड लॉ से ये लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू dp/dt, यानी फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो लीनियर मोशन के लिए हुआ, ये सेम चीज रोटेशनल मोशन में कैसे आएगी, अगर लीनियर मोशन में फोर्स है जो बॉडी को डिस्प्लेस करता है, रोटेशनल में घुमाने के लिए बॉडी को क्या लगता है, फोर्स की जगह क्या है रोटेशनल में, टॉर्क, है ना। जैसे यहाँ लीनियर मोशन के लिए फोर्स जरूरी है, रोटेशनल मोशन करने के लिए टॉर्क जरूरी है ना। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू d/dt, जैसे ये लीनियर मोमेंटम है इसमें आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम यानी L,
सो टाउ इज इक्वल टू dl/dt, वही तो लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब और एक बात, यहाँ पर टाउ इक्वल टू 0 निकाल दिया सर, यहाँ टाउ इक्वल टू dl/dt, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि dl/dt की वैल्यू हो गई 0, सही है ना, है ना, ये टाउ इज इक्वल टू dl/dt, यहाँ टाउ इक्वल टू 0, सो dl/dt क्या हो गया, 0 हो गया। अगर dl/dt 0 हुआ तो एक मिनट मैं इसको मिटाऊं पहले, ठीक है। अगर dl/dt 0 हुआ तो ये बताओ, अगर l की डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, कभी भी डेरिवेटिव किस चीज का 0 होता है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब l क्या है, l इज अ कांस्टेंट, l क्या है, l कांस्टेंट है। अगर l कांस्टेंट है तो सर यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है dA/dt इज अ कांस्टेंट, हमको l इक्वल टू कांस्टेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो पुट करके देखते हैं, l इक्वल टू कांस्टेंट डाल दो इसमें, तो ये अपना कांस्टेंट हो गया, दिस इज अ कांस्टेंट, और ये 2m मास तो है ही कांस्टेंट, ये नीचे आया तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि dA/dt क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। और क्या चाहिए था भाई, बहुत सिंपल था, थोड़ा सा इसमें रोटेशनल के अलग अलग फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कनेक्ट करने में दिक्कत हुआ हो, लेकिन जिस बच्चे ने रोटेशनल को अच्छे से समझा है उसको ये बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। 11th का साइंस में देखो, 10th में क्या होता था, 10th में आप कोई भी चैप्टर पहले पढ़ लो फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर मैं लाइट पढ़ लूँ या ये पढ़ लूँ, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर पड़ता है, 11th में पूरा कनेक्ट करता है ये, और आपको ये 12th में भी काम आएगा, जेई में काम आएगा, यानी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ ऑर्डर से पढ़ना है, तो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको स्ट्रेस दूंगा कि आप जो है उसको करते जाओ, लाइन वाइज ऑर्डर में जो वीडियोस बने हैं उसको फॉलो करते जाओ, एंड ऑब्वियसली ये आसान होता जाएगा। आगे देखते हैं, चलो अब यहाँ पर केपलर बाबू का कहानी जो है वो हमने किया खत्म, अब न्यूटन बाबू की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूटन बाबू है, इनका बहुत ही मशहूर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है 9th में, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, वेट ऑफ द बॉडीज के बारे में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखते हैं। सर ये तो पता है हमको यार, ये मत बताओ, ये आपको पता है, ठीक है, अब भी बताओ, अब भी वीडियो को पॉज करो और याद करके बताओ, नहीं किया ना पॉज, पता है मुझे, तुम लोग ऐसे नहीं सुनते, कहाँ गया वो पानी, पी लेता हूँ, कॉन्स्टेंट बनाओ, मजा आ रहा है, मतलब ये जो है ना कंटिन्यू बनाने में मजा आ रहा है। और बताओ क्या किया आपने लॉकडाउन में इतने दिन, क्या किया बताओ, ये तो बता सकते हो। चलो ये देखते हैं, कोई नहीं यार, तुम नहीं सुनते, तुम बिल्कुल नहीं सुनते मेरा बात। एवरी ऑब्जेक्ट attracts every another object with a force that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। ये क्या बताना सर, ये तो पता है हमको, ये तो पता है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ये तो भाई ठीक है, ग्रेविटेशन में यही होता है। और कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, वो जो फोर्स है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी ये दो मासेस है मान लो m1 m2, इनके बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि इनके बीच का जो फोर्स है ना, दैट फोर्स इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 एंड ऑल्सो दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर वही दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो सही है भाई, बढ़िया बात है। और इसी को सॉल्व करते हुए हमारे न्यूटन बाबू ने लिखा कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट तो लगना ही है, सो दैट कांस्टेंट इज G, कैपिटल G याद रहे, m1 m2 बाय d स्क्वायर। ये आ गया अपने फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकाल दिया, मजाक थोड़ी है यार, देखो फॉर्मूला निकाल दिया। अच्छा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या कहा गया, इसको कहा गया UGC। UGC कोई अपना CBSE और UGC बोर्ड की बात नहीं हो रही है, UGC का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो अपने G की वैल्यू यहां पर क्या है,
तो वो जब एक्सपेरिमेंटली जब निकाली गई जी की वैल्यू तो वो कितना पता लगा कि इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यूनिट कहाँ से पता लग गया? सिंपल है यार, जी को यहीं रखो, बाकी मास को नीचे ले जाओ, डिस्टेंस को ऊपर ले जाओ, बाकी सबकी यूनिट लिखो, जी का यूनिट मिल गया। और डायमेंशन भी इसका निकाला हमने यूनिट डायमेंशन में, बताना कमेंट करके, बीच में बताया करो यार, इंटरेक्शन लगता है मुझे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे किधर देखें। तो यहां पर अपन ने जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी के बारे में जान लिया, बट दिस इज नॉट एट ऑल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखते हैं आगे क्या है। अब हम यहां पर बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेट ऑफ द बॉडी के बारे में। अब इसी में देखो, नहीं इसमें नहीं यार, इसमें नहीं, यहां पर देखो चलो। तो इसमें हम ये बताते हैं, क्या बताते हैं, थोड़ा पहले तो कलर चेंज कर लें यार, ये लाल लाल से ना आंखों में लाल लाल हो गया। चलो अभी आंखें को नीला नीला करते हैं। तो यहां पर मान लो कि ये अपना धरती माता जिसका मास है m, सपोज हमने अर्थ ले लिया जिसका मास कैपिटल M, वी नो द मास ऑफ अर्थ, बट ठीक है। अब यहां पर तुम हो, मास ऑफ स्मॉल m, ठीक है। अब अर्थ के सामने मास तुम्हारा बहुत कम है, बट ठीक है। और अगर तुम्हारे और अर्थ के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो तो अभी अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? लगभग रेडियस है, ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है ना, GMM बाय डी स्क्वायर, यहाँ पर R स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मान लो तुम्हारा दोस्त है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं दोस्त, तो उसका जब तुम ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कितना एक्ट कर रहा है वो निकालने जाओगे, स्मॉल f लिख देता हूँ मान लो, तो उस केस में क्या आएगा? कैपिटल G कैपिटल M, ये तो सेम रहेगा, R स्क्वायर भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ स्मॉल m जो तुम्हारा मास था ये तुम्हारे दोस्त का मास आएगा, तो मैं लिखता मास ऑफ दोस्त। मतलब देखो कि अगर और एक और दोस्त का निकालना हो तो क्या करोगे? सिर्फ यही वैल्यू बदलते जाओगे, और कितनी कौन सी वैल्यू सेम रहती जाएगी यहाँ पर, तो बाकी जो अपन लिख रहे हैं ना, ये इतना पार्ट ये हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। आ गई बात समझ में? तो अगर ये सेम रहेगा तो क्यों ना इसको हम एक अलग ही कांस्टेंट बना दे, इसी को कहते हैं स्मॉल जी। ठीक है, सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आ गया, ताली बजाओ यार, ताली बजाओ, आवाज आनी चाहिए मुझे, आवाज, मुझे बस मेरी आवाज आ रही है फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये किसका आया सर? ये आया अर्थ का। ऐसे हर प्लैनेट का जब तुम उनका मास और उनका रेडियस डालोगे तो उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। अब ऑब्वियसली मून थोड़ा छोटा है, थोड़ा मास कम है, तो उसकी वजह से जो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जब निकाला गया ग्रेविटी एट मून, तो वो पता लगा कि भाई अर्थ के मुकाबले वो कितना है? 1/6 है। और इसलिए जो है मून पे जब तुम जाओगे तो तुम्हारा वेट जितना अर्थ पे है उसका 1/6 वहां दिखेगा। मतलब यहां तुम अगर 60 किलो के हो तो वहां पर आप 10 किलो के पाए जाओगे। तो परेशान मत होना, ठीक है, डाइट जो है उसको चेंज मत करना। फिलहाल ये समझ में आ गया तुमको, ठीक है। अच्छा, अर्थ की कितनी निकाली है सर? अर्थ की कितनी निकली है? वैल्यू डाल दो यार, 6.67 10⁻11 है ना। ये तो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे मून हो चाहे कोई प्लैनेट हो, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला कैपिटल जी कैपिटल M मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24 kg है ना, ऐसा सिस्टम में लिख रहा हूं मैं। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻4 इंटू सॉरी, हमको यहां पर अगर इसको इसमें लिखना है मीटर में लिखना है तो कितना हो जाएगा? 6400 किलोमीटर होता है ना। तो कितना हो गया ये? 6 मीटर में कितना हो जाएगा? 6 4 1 2 3 4 है ना, 3 0 आ गए, तो कितना हो गया ये? 6 आ जाएगा। 6.4 10⁻6। क्या कर रहा हूँ मैं यार, इतना सिंपल सी बात। अच्छा ठीक है, मीटर में आ गया। सो इसकी वैल्यू अब डालेंगे, और मैं क्या 1 2 3 4 कर रहा हूँ, तो ठीक है यार, इसकी जब वैल्यू हम डालेंगे तो वो कितनी आती है? लगभग आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फटाक से कैलकुलेशन कर दिया मैंने, तुम भी करके देखो। हाँ, अच्छा, कैलकुलेशन के लिए आपने लॉग सीखा कि नहीं सीखा? अगर नहीं सीखा तो सीख लो, ठीक है। आप जाके सर्च करो, चैनल पे मिल जाएगा यार, सब मिल जाएगा यार, हर चीज़ अवेलेबल है आजकल यार। तुम ऐसे करते हो यार, गलत बात है। आगे देखते हैं। अच्छा,
मैं आपको अभी वेट ऑफ द बॉडी के बारे में नहीं बताता हूँ मैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या बताया, ग्रेविटी ऑफ मून इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अर्थ, जो मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला, ध्यान से देखो, स्मॉल जी का भी फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। फिर मत बोलना, दोबारा मत बोलना। अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है? अरे यार, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, कि तुमने निकाला कि हाँ तुम्हारे ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, बस वही है। दिस इज नथिंग बट, इसी को बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो वेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है देखो, इसको मैं जी लिख देता हूँ, है ना, ये तो जी है और ये एम है, तो बस वेट का फॉर्मूला आ गया यार। वेट निकालना है ना किसी प्लैनेट पे, जैसे अर्थ पे, तो तुम अपना मास लिख दो और आगे उस प्लैनेट की ग्रेविटी लिख दो, ये आ गया वेट का फॉर्मूला। वेट इज इक्वल टू एम जी, पढ़ा है ना सर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो हम न्यूटन लॉ में था ऐसा, W इज इक्वल टू एम जी, वेट। सो वेट इज नथिंग बट फोर्स, याद रहे, एक्टेड बाय दैट प्लैनेट। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बात है, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हमने यार। अच्छा, अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इट इज़ अ वीकेस्ट, हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर में, तो अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, आपको पता होगा कि जो चारों फोर्सेस हैं कौन से ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और कौन सा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसमें सबसे वीकेस्ट वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला कौन सा है, जल्दी बताओ, टूट पड़ो कमेंट में यार, फोड़ डालो कमेंट को, ठीक है। इसके बाद 4 फंडामेंटल फोर्सेस, वो तो बता दिया यार, क्या बात है। अच्छा, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, कैसा होता है ये अट्रैक्टिव, मतलब चार्जेस में रिपल्शन भी होता है, मैग्नेट्स में रिपल्शन भी होता है, बट यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन है। सो दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये भी पढ़ा था हमने वहीं पर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम, है ना। जैसे ये मान लो ये है अपना एक बॉडी और ये है दूसरा बॉडी, तो इसके बीच में हवा है कि पानी है कि क्या है, जो भी कुछ है उससे फर्क नहीं पड़ता, मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई टी स्क्वायर। कहाँ है मीडियम के बारे में, नहीं है, मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज तो है भाई, मतलब हम कितने ही ऊपर चले जाते हैं तो भी हमको ये जो ग्रेविटी है वो खींच रही होती है काफ़ी दूर तक। ऐसा नहीं कि पूरा इन्फिनिटी तक है, बट काफ़ी दूर तक है। जितना मास ज़्यादा रहेगा उतना ग्रेविटी जो रेंज है, ठीक है, वो आप देख सकते हो बढ़ जाता है। अच्छा, आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, ये पूछते हैं, ये मतलब बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि सर ये 2 शब्द ही तो हैं, ग्रेविटेशन ग्रेविटी, बात तो एक ही है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। क्या है देखो, पहला ग्रेविटेशन जो हम एक जनरली बताते हैं कि कोई भी एक मास और ये दूसरा मास, तो कोई भी 2 मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है इन जनरल, उसको अपन उस फिनोमेना को ग्रेविटेशन कहते हैं। दैट ओवरऑल फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी टर्म यहां नहीं बोल सकते कि दिस इज ग्रेविटी ऑफ दैट मास, ऐसा नहीं। ग्रेविटी हम प्लैनेट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन बॉडीज लाइंग ऑन इट और नियर टू द सरफेस, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम ग्रेविटी बोलते हैं कि भाई ये अपना अर्थ है और चीज़ें यहाँ अट्रैक्ट हो रही बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो प्लैनेट्स के लिए अक्सर या कोई बड़े हैवी हेवनली बॉडी के लिए हम जो कंसेप्ट ग्रेविटेशन का कंसेप्ट जब यहाँ डालते हैं तो उसको ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटेशन इज ओवरऑल, यहाँ पर भी इनके बीच में दिस इज नॉट ग्रेविटी, इसको हम ग्रेविटेशन बोलेंगे जनरली, ठीक है। आगे देखेंगे उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी जीरो इफ द सेपरेशन बिकम्स इन्फिनिटी। मतलब इनको जब बहुत दूर ले जाओगे, ऑब्जेक्ट्स को बहुत दूर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटी कहाँ जीरो होती है वो देखो, ए भाई तो क्या कर रहे हैं इसको बेटा, हाँ ग्रेविटी कहाँ जीरो होती है, ग्रेविटी जीरो वहां पर होती है अर्थ के सेंटर में, मतलब प्लैनेट के सेंटर में। कैसे होती है सर, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा इंतजार करिए, ठीक है। तो ये चीज आगे पढ़ेंगे कैसे सेंटर में जीरो होती है। देन एक और डिफरेंस, कैपिटल जी स्मॉल जी, दोनों चीजें पढ़ी हमने, है ना। एक फॉर्मूला में हमने देखा F इज इक्वल टू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर, ये हो गया कैपिटल G। इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर होल यूनिवर्स, पर ये क्या है, प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर करती है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि एक मिनट यार, मैंने जो लिख दिया ना उसके बगल में लिख दिया, तो अब लिखते हैं। सो हमने
दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज कांस्टेंट फॉर गिवन प्लैनेट, एक प्लैनेट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी। दिस इज गिवन बाय gm/r²। और यहाँ पर ये कहाँ पर आता है, जैसे हम फोर्स निकाल रहे हैं तो कहीं भी निकालो, उस केस में ये अपना कैपिटल G है। यूनिट्स अलग अलग है, इसका यूनिट अलग है, ओके। एंड यस दिस स्मॉल g ऑब्वियसली डिपेंड ऑन कैपिटल G, कैपिटल G इज नॉट डिपेंडिंग ऑन स्मॉल g। बहुत सारी बातें हैं यार, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं। और यस अब आ रहा है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ध्यान से सुनना कि ये अपना धरती है ना, तो यहां पर दिख रहा है हमको कि ये धरती है, अच्छी बात है। चलो, तो इसकी जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू सरफेस के लिए अलग होती है। अगर हम हाइट पे जाएंगे तो वहां पर जी की वैल्यू अलग होती है। अगर हम डेप्थ में जाएंगे, खुदाई करते हुए अंदर जाएंगे, तो वहां पर जी की वैल्यू अलग होती है। और मैंने अभी बताया था कि अगर आप सेंटर में जाओगे अर्थ के, खुदाई करते करते सेंटर में पहुंच गए, जो नहीं पहुंचोगे, ठीक है, बट अगर वहां पर देखें तो वहां पर जी की वैल्यू क्या आती है, 0 होती है, ठीक है। अब ये अलग क्या होती है मैं आपको थोड़ा बता दूं, आइडिया दे दूं, फिर आगे हम सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। कि जितना देखो सरफेस पे जो ग्रेविटी, मैंने आपको बताया अर्थ की अगर हम बात करें तो सरफेस पे एवरेज में अगर हम कहें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। उसमें भी पोल्स पे अलग है, इक्वेटर पे अलग, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब आप ऊपर की तरफ जाते हो हाइट पे तो ग्रेविटी जो है वो कम होती जाती है, नीचे की तरफ जाते हो तब भी ग्रेविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और यहाँ पर तो 0 ही हो जाती है, ठीक है। हाइट पर भी कम होते होते एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने पे वहाँ भी 0 हो जाएगी, ठीक है। सो ये बात तो समझ में आ गई कि सर एक नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट हमने सीखा कि ग्रेविटी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम सरफेस ऑफ द अर्थ पे होती है। सरफेस पे मैक्सिमम है, ऊपर जाएंगे तब भी कम होगा, अंदर जाएंगे तो भी कम होगा, ठीक है, और सेंटर पे तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए हमने। अगर आपको चाहिए कि आप ज़बरदस्त तरीके से इसको पढ़ो तो आप जो है ना, इसमें याद रखना 11-12 की हम बात कर रहे हैं कि आपको 1 मार्कर क्वेश्चन पे ध्यान रखना होगा। और 1 मार्कर क्वेश्चन जिसका अगर स्ट्रांग होता है ना, उसका कंसेप्ट स्ट्रांग है, उसका तो भाई वो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है आपको, ठीक है। तो जो जी की वैल्यू है वो हाइट पे जाना तो डिफरेंस आ रहा है, डेप्थ में डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा शेप ऑफ द अर्थ भी थोड़ा फ्लैटेंड है पोल्स की तरफ से, तो उसकी वजह से भी ग्रेविटी पोल्स पे अलग, इक्वेटर पे अलग है ना, मतलब अलग अलग जगहों पे शेप ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। और रोटेशन जो चक्कर लगा रहा है ना, इसकी वजह से भी ग्रेविटी पे फर्क पड़ता है, देखेंगे वो सब देखेंगे, ओके। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ हाइट, यानी हम जो पहला बता रहे थे कि हाइट पे जाने से ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू कैसे डिफर कर रही है, कितनी डिफर कर रही है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना मान लो ये प्लैनेट है, हमारा ही प्लैनेट है, मान लो अर्थ ही है, और रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। अच्छा, रेडियस R है और पॉइंट्स हमने लिए O और A, और क्या है सर, हाँ। तो अब इसमें हम यहां पर ग्रेविटी एट द सरफेस लिख देते हैं। सो आई विल राइट, इधर लिख देता हूं, ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ प्लैनेट या अर्थ, जो भी है। सो दैट इज G इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अपने पढ़ा ना, gm/r², ठीक है। तो m जो है ये प्लैनेट का मास है, ठीक है। तो gm बाई, ये सरफेस का हो गया। अब हम हाइट पे जाते हैं, हाइट पे जाओ, टन टना टन, ठीक है। तो थोड़ी हाइट पे जाते हैं, चलो ज़्यादा दिखा दी मैं, ठीक है, थोड़ी मान लो, ये नए पॉइंट को हम B बोल देते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटी की जो वैल्यू, हाइट अगर मान लो h है तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। सो वेरी सिंपल, जो अपना लॉजिक है उस लॉजिक से देखो, करो कि ग्रेविटी एट हाइट, ग्रेविटी एट हाइट h, तो क्या होगा, GH लिख देता हूं, इज इक्वल टू, ना तो ये चेंज हो रहा है, ये तो यूनिवर्सल सेम ही है,
मास ऑफ प्लैनेट भी नहीं बदल रहा है इससे, तो कहाँ फर्क पड़ रहा है? डिस्टेंस में। डिस्टेंस अब कितना हो गया? r प्लस एच द होल स्क्वायर। तो इसको मान लो मैं इक्वेशन 1 बना लेता हूं, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब क्या करना है सर? अपने को बस रिलेट करना है स्मॉल जी कैपिटल जी को, तो बस डिवाइड कर लो 1/2। सो यस, डिवाइडिंग 1/2, तो क्या आया? 1/2 करो, 2/1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो ये हो गया जी, मैं कहाँ लिख रहा हूं भाई? ओके, सो जी एच बाई जी, बराबर ना? देखते जाओ, आप करते जाओ यार, ट्राई करते जाओ। जी एच बाई जी इज इक्वल टू, अब ना ये चलो लिख देते हैं। चलो यार, बच्चों को ना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया, इज्जत से आया, देखो, है ना? अच्छा, आगे देखते हैं। सो ये हो गया जी एच बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच द होल स्क्वायर। सही है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। आर प्लस एच द होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं और इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, आर स्क्वायर को मैं निकालता हूं बाहर, तो ना इसमें से आर स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, कुछ लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है? 1 प्लस एच द होल स्क्वायर हो गया, और ये ऐसे हो गया कैंसल, ठीक है? ये हो गया कैंसल। अच्छा सर, यहाँ पर अपने ऐसे कैसे ये कौन सी कैंसलेशन कर दी? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, कोई नहीं यार, गलती तो इंसान से होती है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया आर स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर निकल गया बाहर। यहाँ पर तो आर स्क्वायर कैसे निकाला? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ऑलरेडी, तो आर स्क्वायर ये दिख रहा है यहाँ पर आर है, पर एक्चुअली वो स्क्वायर के साथ है। सो इधर तो बचा 1, ठीक। और जहाँ पर नहीं है, इधर आर नहीं है ना, तो कॉमन कैसे निकाल लिया? जहाँ नहीं है वहाँ पर अपॉन आर लगा दो। सर इससे क्या होगा? इससे जब इसको आप अंदर भेजोगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो आर ही दिखेगा, है ना? पहले से स्क्वायर ब्रैकेट है ये, और यहाँ पर जब भेजोगे तो वहाँ भी आर जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? पहले ही कैंसिल कर दिया मैंने, आर और आर कैंसिल हो जाएगा और वापस वही आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अरे यार सिंपल सी बात है, ये भी समझ में आई कि x प्लस वाई में से जब आप x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस वाई बाई एक्स लिख सकते हो ना, क्योंकि जब आप उसको अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स इंटू वाई बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया, x प्लस वाई हो गया फिर से, है ना? सर स्क्वायर की क्या लॉजिक है? स्क्वायर में यहाँ स्क्वायर लगा दो तो सब जगह स्क्वायर रहेगा ऐसे, है ना? बस, और क्या। चलो मिटाए यार, बहुत हो गया। तो ये सब जो है मैं आपको बहुत ज़्यादा रूट लेवल, ग्राउंड लेवल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये जूनियर केजी वाला सिस्टम हो गया। कोई बात नहीं यार, चलता है, कभी कभी चल जाता है वैसे। आगे देखते हैं। तो ये हो गया अपना आर यहाँ पर कैंसिल, ठीक है? अच्छा, ये जी को क्यों यहाँ कष्ट दे रहे हो यार? इसको भी इधर भेज, चलो जी को यहाँ भेज दिया हमने, ये हो गया ऐसे, ठीक है? अब इसको ना ऊपर भेजो, भगवान के पास नहीं, इधर ही ऊपर भेजो। तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन लग जाएगा 2 वाले में, मतलब स्क्वायर वाले में। सो दिस जी एच विल बी जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर, और ये हो जाएगा रेस टू -2। अब दिक्कत क्या आएगी सर? हमको a प्लस बी द होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता है, a प्लस बी द होल क्यूब का भी पता है, a माइनस बी द होल क्यूब का भी पता है, पर ये क्या है? रेस टू -2। इसका हम कैसे फॉर्मूला लिखे हैं? तो हम है ना, रेस टू -2 हो या रेस टू -0.2 हो या रेस टू 0.7 हो या रेस टू 4/7, कुछ भी हो, हमारे पास एक बहुत ही रामबाण इलाज है इसका, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन। और सर बाइनोमियल एक्सपेंशन तो मैथ्स की चीज़ है, बिल्कुल है, टूल है भाई, वो अपना काम आता है फिजिक्स में। बाइनोमियल एक्सपेंशन का हमको पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखना है, मैंने आपको कहा है, हमको फिजिक्स में ना बहुत लिमिटेड उसका पार्ट यूज़ होता है, वो एक स्पेशल केस यूज़ होता है। व्हाट इज़ दैट स्पेशल केस? सो स्पेशल केस ये है कि जब भी आपके पास कोई भी ऐसा पावर इर्द गिर्द ऐसा अंड शंड कोई पावर रहेगा ना, यहाँ पर जैसे -2 है, कुछ भी पावर है तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सिर्फ वो स्पेशल केस के मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर a प्लस बी या a माइनस बी जो भी कुछ है, तो उसमें से एक टर्म तो 1 होना चाहिए, जैसे a मान लो 1 होना चाहिए, ठीक है? अच्छा,
और जो दूसरा टर्म है, यहाँ प्लस हो या माइनस साइन कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दूसरा टर्म है मान लो मैं उसको b कह देता हूँ, तो जो दूसरा टर्म है दैट शुड बी लेस देन 1, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये लेस देन 1 हो, तो ऐसे में डायरेक्टली जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है ना, इसमें माइनस हो प्लस हो पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे उससे दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस और माइनस जो भी साइन हो, और ये NB, बस ऐसे, ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। यही हमको फिजिक्स में काम आता है। और हमने क्यों यहाँ पर r कॉमन निकाला था कि ताकि एक टर्म 1 हो जाए, दिखे, है ना, एक टर्म 1 हो गया और दूसरा टर्म अपने आप लेस देन 1 हो गया। कैसे सर, कैसे? क्योंकि हमने हाइट ली है ना वो r से कम ली है, काफ़ी डिफरेंस है। सो इफ h इज स्मॉलर देन r, तो देखो ना इसको इधर ले जाओ, सॉरी इसको इधर ले जाओ, तो ये h/r क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1। क्या बात है सर, मानना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये हो गया 1 और ये स्मॉलर देन 1, तो अपन वो एक्सपेंशन लगा सकते हैं, है ना। दिस इज फिर जा रहा हूँ यहाँ पर 1 एंड दिस इज स्मॉलर देन 1, तो एक्सपेंशन में क्या है, उस स्पेशल केस में सीधा ये पावर इस दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। बस आ गया अपना फॉर्मूला, GH इज इक्वल टू G, ये माइनस में आ गया, -2 गया ना, तो उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा -2h/r। और ये क्या सर, ये किधर है, हो गया ना, G इंटू 1 - 2h/r, ठीक है। देखो सिर्फ ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, बाकी हमने एज इट इज लिख दिया है। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। सर आपने बोला था कि हाइट बढ़ने के साथ जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। बिल्कुल होगी, देखो यहाँ पर कि दिस इज 1 - 2h/r। अब देखो h कुछ भी होगा r से छोटा रहेगा, तो ये एक नंबर को, ये एक नंबर है जिसको आप 1 में से माइनस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है कि ये 1 से छोटा, ओवरऑल 1 - 0.5 लिखो, कितना आएगा, 0.5 आएगा। 1 - 0.7 लिखो, क्या आएगा, 0.3। तो यहाँ पर क्या है कि वो नंबर हमेशा 1 से छोटा होगा, तो ऑब्वियसली अगर मैं लिखता हूँ 0.5 मतलब क्या, हाफ होता है। तो अगर ऐसा कुछ है, जब ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि 0.5 आ गया ये वाली चीज़, तो ये 1 में से माइनस किया तो हाफ हो गया, तो क्या हो जाएगा इन दैट केस, GH विल बी हाफ ऑफ G हो जाएगा। मतलब ग्रेविटी एट द सरफेस के कंपैरिजन में आधी हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 0.5 आ रही है, 0.7 आ जाएगी तो उसी हिसाब से हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली GH जो है वो G से कम है। सो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट, कंक्लूड दैट GH इज लेस देन G, यानी हाइट पे ग्रेविटी जो है सरफेस के मुकाबले कम होती जाती है। जितनी हाइट पे जाओगे उतनी कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये H वाला वैल्यू बढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से फिर वो रिड्यूस करता जाएगा GH को, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया सर। इसके बाद थोड़ा और बता दीजिए, समझ लीजिए, गा दुख गया। चलो ये वाला देख लेते हैं। ना परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ हाइट। परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, हमने तो ये सीख लिया कि किसी हाइट पे जाने से जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो G के मुकाबले 1 - 2h/r हो जाती है। परसेंटेज डिक्रीज निकालने को आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको वो आना चाहिए सॉल्व करने, ठीक है। अपना अर्थ का रेडियस है ये r, ठीक है, ओके। तो अब ये परसेंटेज डिक्रीज पहले तो होता क्या वो लिख दो, ठीक है। जैसे आपको पता है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट लॉस, है ना, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, वो आप निकालते हो, कोई भी चीज़ निकालते हो, परसेंट कैसे निकालते हो, जो भी चेंज होता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू बाय एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, ऐसे ही कुछ हम निकालते हैं। परसेंटेज चेंज जो है हम ऐसे निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो सरफेस, अब ये हो गया अपना एक्चुअल वैल्यू G, ये हो गया न्यू वैल्यू, ठीक है। तो हम उस हिसाब से लिख सकते हैं कि परसेंटेज हमको क्या निकालना है, हाइट पे यहाँ से डिक्रीज होता है, वो परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी, परसेंटेज डिक्रीज इन G, तो कितना हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, सही है ना। मतलब निकालना हमको ये है परसेंटेज डिक्रीज, तो उसका फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम
हम अपनी लॉजिक से थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर उसी लॉजिक को यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर एक फार्मूला बना लेंगे जिसको यूज़ करके आप काफ़ी न्यूमेरिकल कर सकते हो। आई विल ट्राई दैट, न्यूमेरिकल करना है आपको। फिलहाल हम आपके कंसेप्ट को आगे ले जा रहे हैं। सो व्हाट इज दैट? सो परसेंटेज डिक्रीज इन जी या ऑफ जी इज इक्वल टू जी 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 और जी एच की वैल्यू डाल दो उसमें। जी एच की वैल्यू क्या है? ये है जी 1 माइनस 2h बाय आर, है ना, ये हो गया जी एच की वैल्यू अपॉन जी इंटू 100। ऊपर से जी निकाल लो कॉमन, क्या बचा 1 माइनस, ये ब्रैकेट खोल लो माइनस साइन का, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया 2h बाय आर अपॉन जी इंटू 100। ये हो गया कैंसिल, आ गया अपना परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी, परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी ड्यू टू हाइट या ड्यू टू एच फैक्टर। क्या हो गया वो देखो, फॉर्मूला बन गया, ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया 2h बाय आर इंटू 100। ये अपना फॉर्मूला हो गया, याद रखना परसेंटेज डिक्रीज निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अच्छी बात है सर। अच्छा एक और बात सर, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? देखो जैसे यहां पर इस वाले में हमारे पास दो फॉर्मूला बने, एक तो है कि जी एम और यहां पर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला है ग्रेविटी एट हाइट का, और एक फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला फाइनली, है ना, फाइनली हमने क्या निकाला है, ये निकाला है ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। अच्छा सर ये वाला जो चीज है ना, ठीक है, ये जो हमने निकाला है ये फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला में मतलब कब यूज किया जाएगा न्यूमेरिकल में? सर वो वाला भी यूज कर सकते हैं हम, है ना, हम तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ग्रेविटी एट हाइट निकालने के लिए, और ये वाला भी यूज कर सकते हैं। तो कौन सा कब यूज होगा? तो आप देखो यहाँ पर ये जो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन, जब जैसे ये इसको -2 को यहाँ डाला तो हमने क्या लॉजिक से डाला, हमने ये अज्यूम किया यहाँ पर। सो ये स्टेप आप यहाँ पर मेंशन करना वैसे कि व्हेन h इज, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, ये पूरा फॉर्मूला ये वाला कब यूज होगा, व्हेन h इज मच स्मॉलर देन r, जब हाइट जो आप ले रहे हो ना वो रेडियस के सामने बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा कुछ दिया है कि हाइट रेडियस के मुकाबले ये हाइट जो है वो r/2 है, हाइट इज r/2, हाफ ऑफ रेडियस, तब भी ये बहुत ज्यादा हो गया ना, हाइट रेडियस के कंपैरिजन में हो गया। तो जब इन कंपैरिजन में दिया r/2, r/4, ठीक है, r/6, जब ऐसे कंपैरिजन में दिया है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये याद रखना। सर ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब h इज मच स्मॉलर देन द रेडियस, जैसे दिया 100 मीटर 200 मीटर ये सब जब दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, याद रखना। व्हेन h इज मच स्मॉलर देन r तो ये लगेगा, व्हेन h इज इन कंपैरिजन टू r तो वो ये लगेगा, ठीक है। और जब परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज, तब ये यूज करोगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये अगेन तब यूज होगा जब क्या है, स्मॉल, h इज मच स्मॉलर देन r, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली फिर अपने को फिर ये लॉजिक से प्रोसीड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, और इसमें आप GH की वैल्यू वही लगाओगे जो हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डेप्थ की, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन g, स्मॉल g के वैल्यू। तो सर क्या करना है, यही करना है, रेडियस है अर्थ, ठीक है, या जो भी प्लैनेट है, पॉइंट हो गया। अब डेप्थ में जाना, हमको गहराई में जाएंगे। सर पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं, पहले सरफेस का लिख देते हैं। सो ग्रेविटी एट सरफेस इज इक्वल टू क्या है, अरे भूल गया मैं, gm/r²। इसको इक्वेशन बना लिया 1, ठीक है। ये है g एट सरफेस। अब हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, गहराई की बात कर रहे हैं। सो अब मान लो कि हम इतने अंदर गए, जमीन के अंदर खुदाई करके d जितने डेप्थ में गए, और वहां की ग्रेविटी की वैल्यू जब बताते हैं तो कितना होगा। सो मान लो उसको लिख देते हैं ग्रेविटी एट डेप्थ। सो g एट डेप्थ d। बोर तो नहीं हो रहे बच्चे? हो रहे हो तो बंद करके बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहां पर ये हो गया अपना
जी डी, डेप्थ के लिए डी लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, अब देखो थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंस आएगा, मैं लिख देता हूँ फिलहाल, अपॉन यहाँ पर देखो ये कितना हो गया नीचे, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, अब ये डिस्टेंस हो गया टोटल आर है इतना डी है, तो ये हो गया डी आर माइनस डी, तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे वहाँ पर आर प्लस एच था वैसे ये अब कितना हो गया आर माइनस डी द होल स्क्वायर। अच्छा सर ये आपने ये एम क्यों नहीं लिखा, मास क्यों नहीं लिखा, पूरे अर्थ का मास नहीं आएगा, जब आप इधर का निकालना चाहते हो तो बस इतना ही मास आएगा सर, तो उसके मास को उतने मास को हम एम डैश लिख देते हैं, मान लो एम डैश, तो ये आ जाएगा एम डैश। इसको मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। आगे बात समझ में क्या कर रहा हूँ मैं, कि जब इधर का ग्रेविटी निकालना था तो आपने पूरा मास लिया, लेकिन जब यहाँ का ग्रेविटी निकालना तो आप इतना ही मास कंसीडर करोगे, बाहर का मास यूजफुल नहीं होगा उस टाइम पे, जब इधर का निकालना होगा तो उतना ही मास यूज करोगे। आ गई ना बात समझ में। चलो भाई भगवान का लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब शुक्र है कि इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब सर ये अपन आगे जाके जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैसे तो नॉर्मली कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं थोड़े दिमाग से इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और क्या दिमाग लाया सर, तो मान लो इसका रेडियस है आर, रेडियस आर है, हमको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मान लो इस अर्थ का डेंसिटी रो है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास, पूरा वाला निकाल लेता हूँ कंप्लीट मास के हिसाब से, अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3, स्फीयर का वॉल्यूम है यार 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पूरे अर्थ एज अ स्फीयर के लिए हमने निकाल लिया, ठीक है। तो हम मास को क्या लिख सकते हैं, इसको वहां भेज देते हैं, देयरफॉर मास इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये हो गया मास। तो लिख दो ना इसको, यहां डाल दो मास की जगह पर, कितनी सिंपल बात है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर, अब मैं इसको लिख देता हूं, G इज इक्वल टू G बाई आर स्क्वायर, और ये क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब देखो ये आर स्क्वायर और ये क्यूब, मतलब 2 आर वहां भी कट गया, तो ये आर बचा बस, एंड देयरफॉर G इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल G आर इंटू रो। इसको मैंने बनाया इक्वेशन नंबर 4, और सेम चीज करके जब आप यहां पर डालोगे तो सेम फॉर्मूला आएगा, बस जहां आर है उधर आर माइनस डी आ जाएगा। तो इन दैट केस ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू, सिमिलरली समझ लो बात को, सिमिलरली ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई जी, और ये क्या हो गया आर माइनस डी, और ये रो, बात सही है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हो गया सर, 4 भी हो गया 5 भी हो गया। अब क्या करें, अब वही करें जो उससे पहले हमने किया था हाइट वाले में। क्या यार भूल जाते हो, पॉज करो अभी वीडियो को, अभी पॉज करो, और आप जो वैल्यू है वो बताओ, मतलब आगे प्रोसीड करके बताओ यार क्या कैसे आ सकता है। मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। अब पॉज करके और बताओ कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है तो भाई शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। जिसने कर लिया तो भाई बताना चेक करके, जिन्होंने नहीं किया भाई देख लो यहाँ पर। तो अब हम अगेन डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लें, चलो डिवाइड कर लेते हैं, 5/4 कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा GD/G इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो, और जी का क्या है 4/3 पाई जी आर रो। ये इतना कैंसिल हो गया, ये देखो टीचॉक टीचॉक, ये भी कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, बचा यहां पर आर माइनस डी, और ये हो गया आर, ठीक है। क्या बात है सर, एकदम मजेदार है सर ये तो। अब अगला स्टेप लिख दो सर, जी डी इज इक्वल टू, जी को इधर भेज दो, जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर। सर कुछ और नहीं कर सकते, आर को कॉमन निकाल लो बाहर, कैंसिल कर दो आर को निकाल के, या तो इसको ऐसे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको सीधे डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो, तो क्या हो जाएगा आर बाई आर माइनस डी बाई आर, ये हो गया कैंसिल। देयरफॉर जी डी इज इक्वल टू जी इंटू, बोलो शेरा वाली मात की जय। देखो आ गया, यानी हाइट वाले में क्या था, हाइट वाले में याद करो, GH वाले में क्या था, उसमें था G इंटू 1 माइनस 2H बाई आर, बस लगभग वही है यार, 2 नहीं लगा, बस
और h की जगह d आया है, मतलब 2h की जगह यहाँ पर बस d आया हुआ है। चलो यहाँ पर भी यही बात समझ में आ रही है, ध्यान दो लगभग वैसा ही है। सो यहाँ भी ये बात समझ में आ रही है कि ग्रेविटी एट डेप्थ इज स्मॉलर देन ग्रेविटी एट सरफेस, मतलब हाइट पे भी ग्रेविटी कम होती है और गहराई में भी ग्रेविटी कम होती है। सेंटर में जीरो हो जाएगी। सेंटर में जीरो क्यों होगी? क्योंकि सेंटर में डेप्थ विल बी इक्वल टू द रेडियस, डी और आर सेम हो जाएंगे ना, तो ये आर बाय आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ में आ रहा है? सेंटर में जाओगे तो डेप्थ जो है वो आर के बराबर हो गया, आर बाय आर कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, 1 - 1 0, तो ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई बात समझ में सर। अब इसमें भी परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे? परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज डिक्रीज विथ डेप्थ निकालना हो तो वही करेंगे यार, जैसे वहाँ पर 2h बाय आर आया था वैसे यहाँ पर d बाय आर इंटू 100, है ना, सेम प्रोसीजर से। अच्छा, अब क्या दिया है? वेयर इज द वैल्यू ऑफ g मैक्सिमम, वेयर इज 0 बताया हमने। सरफेस पे होता है मैक्सिमम, अर्थ की सरफेस पे जहाँ हम अभी हैं वहाँ पर मैक्सिमम है। जितनी ऊंचाई में जाओगे कम होता जाएगा, जितनी गहराई में जाओगे कम होगा। 0 कहाँ पर होगा? एट द सेंटर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g विथ डेप्थ। दिस इज डन गाइस, ये हो चुका है। और ये क्या है सर? इसका तो बताओ, ये ऐसे ग्राफ कैसे करें? ग्राफ के लिए भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। ग्राफ, हाउ टू इंटरप्रेट ग्राफ, एड्यू मंत्रा डालोगे आपको ग्राफ वाला मिल जाएगा। और फिजिक्स में भाई बच नहीं सकते इसके, तो भलाई इसी में है कि उसको सीख लो, बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको एक बार देखना तो पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, हर एक लॉजिक, मैंने कहा था कि आपको बेसिक फिजिक्स का वीडियो देख लो, 4 घंटे का वीडियो है, आराम से बैठ के देख लो, आपको आगे ही फिजिक्स बहुत आसान लगने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखो, कहाँ से आया यार ये अजीब सा ग्राफ कैसे बन रहा है? तो हमने अभी किसका रिलेशन है? पहले तो स्मॉल आर और जी का। ठीक है, आर और जी का बेसिकली रिलेशन है। ठीक है, क्या स्मॉल क्या कैपिटल। तो हमने क्या पढ़ा है? जी इज इक्वल टू GM बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ा हमने। फिर अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के हिसाब से, तो सेंटर ऑफ अर्थ में जी की वैल्यू क्या है? 0 है। तो देखो, ये सेंटर ऑफ अर्थ जहां पर r इक्वल टू 0 है, तो यहां पर जी की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। देखो, बढ़ती जा रही है ना, ग्रेविटी बढ़ती जा रही है। कहाँ तक बढ़ती जाएगी? टिल द सरफेस। सरफेस पे हो गई मैक्सिमम, जी की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ठीक है, दैट यू कैन सी, जी की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, यहाँ पर हो गई मैक्सिमम, ये हो गया सरफेस पे। दिस इज स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, है ना, एट द रेडियस। अच्छा, इससे बाहर जाएंगे तो क्या होगा? इससे बाहर जाएंगे तो अगेन ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी, ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। और वो रिलेशन क्या है जो हमको हाइट के लिए है? क्या देखा था? ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू g इंटू 1 - 2h बाय आर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप हाइट पे आगे जाओगे, वैसे वैसे आपकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज इन दिस मैनर। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ तक की बात। अब इफेक्ट ऑफ शेप देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो अर्थ का शेप है उसकी वजह से जो ग्रेविटी है उसमें क्या अंतर आता है, क्या फ़र्क आता है वो देख लो। तो अर्थ जो है ना वो, एक मिनट, अर्थ कैसा है? अर्थ थोड़ा फ्लैट है, आप देख सकते हो, परफेक्ट गोल नहीं है। देखो, ये इस तरफ से थोड़ा सा ऐसे फ्लैट है, पोल्स की तरफ से। ठीक है, यानी पोल्स की तरफ जो है रेडियस कम है कंपेयर टू इक्वेटर। और हमको पता है कि ग्रेविटी इज GM बाय आर स्क्वायर, सही है ना, GM बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप तो ये इस वाले में, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये सीधा क्यों नहीं आया, ऐसे क्यों हो रहा है। तो आप देख सकते हो ना, ग्रेविटी इज व्हाट? GM बाय आर स्क्वायर ना। तो क्या होगा यहाँ पर? आप लिख सकते हो G इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर।
ठीक है। तो इस नेचर का जो ग्राफ होता है a इज प्रोपोर्शनल टू 1/b², इस नेचर का ग्राफ है ना, ठीक है, ऐसे ही होता है, नीचे की तरफ ड्रॉप होता होगा, ठीक है। सो दिस बिकॉज g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ओके, इसलिए वो ऐसा इस नेचर में आ रहा है। आगे हाँ, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ से ग्रेविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर r की वैल्यू कम है, r की जहाँ r कम रहेगा वहाँ g ज़्यादा रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है, पोल्स पे ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होगी। लगभग अगर कैलकुलेट करोगे तो 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। और इसकी कंपैरिजन में देखो यहाँ जितना आप इधर जाओगे उतना r जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, इक्वेटर पे। कितना आएगा, लगभग, सॉरी r कम हो रहा है, r बढ़ रहा है, g कम होते जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा r की वैल्यू कहाँ पर है, इक्वेटर पे, तो g की वैल्यू सबसे कम इक्वेटर पे होगी ना, बिकॉज इन्वर्सली रिलेटेड है, तो g की वैल्यू कम होगी, मिनिमम है, कितनी है यहाँ पर 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगभग। तो अब जो है आप क्या कर सकते हो, दोनों का एवरेज लिखते हैं ना, 82 और 78 कितना आएगा, 9.80 लिखते हैं हम, ठीक है। तो शेप का तो ये असर है, ठीक है। हमारे अर्थ की हम बात करें, शेप जैसा चेंज होगा किसी भी प्लैनेट के लिए, शेप जैसा चेंज होगा वहाँ पर, और जहाँ रेडियस कम रहेगा उधर ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी, जहाँ रेडियस ज़्यादा है वहाँ ग्रेविटी कम हो जाएगी। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है बट ठीक है, ये वाली पार्ट होने के बाद बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, सो इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। लैटिट्यूड यानी क्या, देख लो। अब रोटेशन अर्थ जब रोटेट कर रहा है, आप मान लो कि किसी ऐसे झूले पे बैठे हो, ठीक है, जो गोल गोल घूमता है, ऐसा वाला जो मेले में होता है, इस तरह से गोल घूम रहा है, आप उस पर, जैसे वो घोड़ा वाला होता है, बचपन में बैठे होगे, तो उसमें क्या होता है, जब वो तेज जब घूमेगा ना तो क्या करेगा, तो आपकी जो पकड़ है वो थोड़ी कमज़ोर होगी उसके ऊपर, हाथ छूटा तो पता नहीं कहाँ गिरोगे, है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर ये रुका हुआ होता तो अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा होता, लेकिन ये स्पिन कर रहा है ना, तो ये थोड़ा सा ग्रेविटी को पे असर डालेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये इसके रोटेशन से ग्रेविटी पे फर्क पड़ता है। और देखो आप खुद ही समझो कि सबसे ज़्यादा रोटेशन का इफेक्ट कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा रोटेशन का इफेक्ट होगा इक्वेटर पे, है ना। जो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ मान लो पहुँच रहा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट, मतलब फास्ट कहाँ पर मोशन इफेक्ट हो रहा है, वो इस तरफ हो रहा है, इक्वेटर पे। जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे थोड़ा, अब देखो इस पॉइंट पे, समझो इस पॉइंट पे, पोल्स पे, यहाँ कोई लीनियर, मतलब वैसा तो उस तरह का मोशन है ही नहीं, एकदम पोल वाली पॉइंट पे, है ना। पंखा अगर गोल घूम रहा है, आप खुद समझो, पंखा अगर गोल घूम रहा है तो जो एंड वाले पार्टिकल्स है वो सबसे तेज घूम रहा है, सबसे कोने वाले पार्टिकल, लेकिन जो बीच वाला पार्टिकल है वो लगभग ना के बराबर घूम रहा है ना। तो बस वही लॉजिक से कि इधर कोई रोटेशन का इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन का कोई असर नहीं होगा, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी यहाँ पर हो जाएगी, और ये ग्रेविटी यहाँ पर रोटेशन का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो सबसे कम ग्रेविटी यहाँ पर आएगी। मतलब कि ये दोनों रीजंस क्या कर रहे हैं, पोल्स की ग्रेविटी को बढ़ा रहे हैं। शेप वाला भी वही था, यहाँ भी वही है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे कि जो इफेक्ट है, मैं इसको मिटाऊं पहले। ओके, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड और एट द प्लेस। अब लैटिट्यूड क्या होता है वो समझो, है ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफी में पढ़ा है हमने, पर क्या होता है वो समझो। लैटिट्यूड होता है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल साउथ पोल। मान लो ये पॉइंट की हम बात करें तो इस पॉइंट का लैटिट्यूड क्या हुआ, लैटिट्यूड होता है हमारे, ये इक्वेटर का प्लेन हो गया मान लो, तो इक्वेटर वाली प्लेन से या इक्वेटर वाली लाइन से अपन जो इस लाइन, ये एक लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ पर जो ये एंगल सबटेंड करता है, मान लो उसको हमने लैम्डा कहा है, उसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। सो इट इज बेसिकली द एंगल मेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, एंड दैट इज विथ रेफरेंस टू द प्लेन, ठीक है। तो ये लाइन और इस इक्वेटर के प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को लैटिट्यूड कहते हैं। तो देखो जितना आप इक्वेटर की तरफ रहोगे लैटिट्यूड कम होगा, और जितना आप पोल्स की तरफ जाओगे लैटिट्यूड वो एंगल बढ़ता जाएगा। और सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड कहाँ पर होगा, ठीक है, 90 डिग्री कहाँ पर होगा, ये आएगा पोल्स के लिए, नॉर्थ या साउथ, ठीक है। सो यहाँ पर वही बताया कि जो ग्रेविटी है डिक्रीजेस ऑन अकाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन के इफेक्ट से तो ग्रेविटी कम हो रही है, बताया मैंने। दूसरा क्या बताया कि इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड, मतलब
जितना ये एंगल बढ़ता जाएगा, लैम्डा की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, ये जो इफेक्ट है, ये जो डिक्रीज है वो क्या होता जाए, मतलब डिक्रीज नहीं, जो जी की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेगी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहेगी। समझ में आना, जितना लैटिट्यूड ज़्यादा रहेगा। चलो यार बहुत कचरा हो रहा है, इसको मिटाता हूँ पहले। तो जितना लैटिट्यूड ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पोल्स पर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पोल्स पर है। सो जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जा रही है, यहाँ पर, पोल्स पर। सो जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर डिक्रीज इन लैटिट्यूड से क्या होगा, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब कमाल है यार, पोल्स पे दो रीजंस की वजह से ग्रेविटी ज़्यादा है। पहला कि उस तरफ फ्लैट है, आर कम है। दूसरा, वहाँ पर रोटेशन का इफेक्ट भी कम है। अच्छा, एक रिलेशन है, अभी रिलेशन हमको प्रूव नहीं करना, ठीक है। तो ये हम रिलेशन बस देख लो, ये एक रिलेशन है जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसी भी प्लेस की जो ग्रेविटी है, किसी भी जो प्लेस की ग्रेविटी है वो, जैसे मान लो यहाँ का ग्रेविटी है, वो कैसे निकाला जा सकता है। तो ग्रेविटी एट दिस प्लेस, मान लो मैं इसको जी डैश कहता हूँ। सो दैट विल बी, जो नॉर्मल अपना जी है, माइनस जी माइनस, अब ये जी नॉर्मल मतलब कहाँ पर, पोल्स के कंपेरिजन में, ठीक है। तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर क्या है, आर तो रेडियस है, एवरेज रेडियस है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, जो ये घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जैसे लीनियर वेलोसिटी v लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, और कॉस स्क्वायर लैम्डा, यानी इस लैटिट्यूड, इस एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब हमने ये बताया कि जी मैक्सिमम, ये जी की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम कहाँ पर होगी, मैंने बताया कि पोल्स पर। क्यों सर, क्योंकि वहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 90 होती है, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है, तो कॉस 90 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो फॉर पोल्स लैम्डा इज इक्वल टू 90, कॉस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इन दैट केस अपना जी डैश कितना हो जाएगा, इक्वल टू जी हो जाएगा, यानी पोल्स पे जो ग्रेविटी है वो इक्वल टू जी हो जाएगी, जो एक्चुअल अपना 9.8 है वो आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी पॉइंट्स पे क्या होता जाएगा, जैसे आप दूसरी पॉइंट्स की बात कर रहे हो, जैसे आप इक्वेटर्स की तरफ जाओगे, लैम्डा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और आपको पता है कि लैम्डा की वैल्यू 90 से जब कम होती जाती है, 0 की तरफ टेंड करती है, तो कॉस की वैल्यू क्या होती जाएगी, उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, है ना। जब ये पूरा लैम्डा यहाँ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा 0 हो जाएगा, उस टाइम पे कॉस ऑफ 0 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। एंड कॉस ऑफ 0 1 होगा, तो ऐसे में इक्वेटर के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर इक्वेटर क्या हो जाएगा, जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस, ये पूरा क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो उसमें जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो इतना जब माइनस ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ ग्रेविटी काफ़ी कम हो जाएगा कंपेयर टू पोल एंड अदर पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं उसी को थोड़ा सा मैं अभी अपने भाषा में लिख देता हूँ, पहले तो इसमें मिटा दूँ। सो एट इक्वेटर हमने पढ़ा, इक्वेटर पे लैम्डा 90 है। सो लैम्डा, सॉरी एक मिनट, तो इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर लैम्डा 0 है, लैम्डा 0 है तो कॉस ऑफ 0 1 हो गया, और ऐसे में फॉर्मूला जो है वो ये आ गया। इतना बड़ा टर्म जब इससे माइनस करोगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी इक्वेटर पे, ठीक है, कंपेयर टू बाकी अदर पॉइंट्स। एंड अगर हम पोल्स की बात करते हैं, वहाँ पर लैम्डा कितना हो गया, 90 हो गया, तो लैम्डा अगर 90 हो गया तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी, एंड हेंस जी डैश क्या रहेगा उस टाइम पे, क्योंकि उसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ तो वो मैक्सिमम हो गया। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हमने जो है does the effect of rotation of earth on the value of acceleration due to gravity is maximum at equator and minimum at the poles, ये तो हमने पढ़ लिया। आगे क्या है, the value of g at pole will remain unchanged, है ना, रोटेशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर तो रोटेशन का इफेक्ट नहीं है पोल्स पे। सो विल रिमेन अनचेंज्ड वेदर द अर्थ इज एट रेस्ट और रोटेटिंग। तो अगर सवाल आए कि अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो कौन सी पॉइंट पे उसकी ग्रेविटी का, मतलब ग्रेविटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो वो पॉइंट है पोल, क्योंकि वैसे भी रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है पोल पे। और कौन से पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो वो है इक्वेटर, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड,
बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर भी, ठीक है। और आगे फिर हमको सैटेलाइट के बारे में वो सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये सब कुछ जो होगा ये अपन अगले लेक्चर में करेंगे। मेरे ख्याल से लेक्चर अभी मैं टाइम नहीं देख पा रहा हूँ इसमें, बट लेक्चर एक लंबा बन चुका है, ठीक है। तो आप ज़रूर बताना कि भाई ये वाला वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। एंड ये आपके अभी के टाइम के हिसाब से शायद ये बहुत जल्दी, काफ़ी जल्दी हो जाए इस चैप्टर के लिए, बट मैं कंटेंट अब बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक पॉइंट पे उस टाइम पे फिर इतना बनाना ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा। एंड क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, क्या नहीं आ रही, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, सब लिख दो, ठीक है, कमेंट में बताओ। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।